आप सोच रहे होंगे ये भी कोई पॉलिटिकल वीडियो है, पर ये कोई भी पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। हम इस वीडियो में किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के पीछे की साइकोलॉजी की, कि ऐसा क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिस की तरह किक कर दिया गया। गवर्नमेंट, जेनजी और मिलिट्री तीनों की साइकी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसा जानेंगे जो पूरा फ्यूचर बदलने की ताकत रखता है। हम इसको दुनिया का पहला जेनजी साइकोलॉजिकल वारफेयर एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, जो बुरी तरीके से फेल हुआ है। आप इमेजिन करो, आपके पेरेंट्स आपसे बोले आज से आपका इंस्टाग्राम बंद, और बदले में आप पूरे घर में ही आग लगा दो। कुछ ऐसा ही हुआ है नेपाल के अंदर। मेन सवाल यह है कि पीएम ओली ने ऐसा सोचा क्यों, उनके ब्रेन में ऐसा आया क्यों कि वो पूरी एक डिजिटल नेटिव जनरेशन को मात दे सकते हैं। चलिए जानते हैं पीएम ओली ने ऐसा क्यों किया। देखिए, पीएम ओली की एज है 72 ईयर्स। जो उनकी पर्सनैलिटी टाइप है वो है ENTJ, जिसका ब्रेन स्कैन जेनजी की ब्रेन स्कैन से बहुत ज्यादा डिफरेंट रहेगा जब भी हम देखेंगे। इस पर्सनैलिटी टाइप में कॉग्निटिव रिजिडिटी पाई जाती है, जिसका मतलब यह है कि वो किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहते ही नहीं, ना उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होना चाहते। तो जब उन्होंने देखा टिकटॉक पर नेपो किड्स ट्रेंड हो रहा है, तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज आई कि भाई ये सारी ऐप बंद कर दो तो नेपो किड्स ट्रेंड होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने अंकल को समझाने की कोशिश करते हो कि ये डांसिंग ऐप इतनी पॉपुलर क्यों है, पर वो कहते हैं भाई ये ऐप बंद कर दो डांस ही बंद हो जाएगा। बट ऐसा होता थोड़ी है। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जेनजी केवल गुस्सा नहीं हुई, उन्होंने कलेक्टिव साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस किया, जो कि रिसर्चर्स ने भी सोचा था कि ऐसा हो सकता है। और इसके पीछे जो रीजन है वो केवल है प्योर एडिक्शन। देखिए, 90% पॉपुलेशन नेपाल की इंटरनेट यूज करती है, और सोशल मीडिया उनके लिए केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, वो उनके लिए साइकोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अब जब आप किसी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम खींचोगे तो विड्रॉल सिम्टम तो आएंगे, और विड्रॉल सिम्टम आए क्लिनिकल एंजाइटी, फोमो इंड्यूस्ड रेज, कहीं कुछ छूट ना जाए तो उससे रेज फ्यूल हुई, एंजाइटी भर भर के एंजाइटी आई, और फिर उसका रिजल्ट हम देख ही रहे हैं। अब इन सब के बीच मिलिट्री की बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि उनके अंदर आ चुका था इंस्टीट्यूशनल कॉग्निटिव डायसोनेंस। हुआ ये, मिलिट्री साइकोलॉजी आपको दो चीज सिखाती है। पहली चीज कि आपको सिविलियंस को बचाना है, दूसरी चीज आपको हमेशा ऑर्डर फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर दो ग्रुप बट गए। एक ग्रुप कह रहा था कि इंटरवेंशन करो, एक ग्रुप कह रहा था नहीं, कोई इंटरवेंशन नहीं करो, क्योंकि सिविलियंस को बचाना है या फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करना है। तो इसके बीच साइकी दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से पूरी मिलिट्री की साइकी ही फ्रैक्चर हो गई। और इस बीच इंडिया चाइना कस्टडी खेल रहे थे कि दो पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे की कस्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर था नेपाल। बस ये जो दो पेरेंट हैं, इनका जो फैमिली सेशन होता है वो UN में होता है। इंडिया के लिए चाइना का इन्फ्लुएंस एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो वो किसी भी तरीके से चाइना का प्रेजेंस नेपाल में नहीं चाहती है। वहीं चाइना एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी हमेशा अपनाती है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस। मतलब बस वो वेट करती है कब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नेपाल में ज्यादा हो और वो उसका फायदा उठाए, उस पर डबल डाउन करे। अब मजे वाली बात है, जब ये सब कुछ चल रहा था, सब अपने अपने गेम में बिजी थे, तब नेपाल की जेनजी ने कुछ ऐसा किया जिसने किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया, और वो था क्राउड कंट्रोल। देखिए, आज तक जितनी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है उनमें यही बोला गया है क्राउड इरेशनल होती है, बट यहाँ क्राउड इरेशनल नहीं थी। यहाँ क्राउड का रेशनल तरीके से बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रहा था। उन्होंने टिकटॉक को कोऑर्डिनेशन के लिए यूज किया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। अगर देखा जाए तो उन्होंने क्राउड साइकोलॉजी को रियल टाइम में इन्वॉल्व किया, सारी बुक सारी किताबों को गलत साबित कर दिया और दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। सिंपल भाषा में समझे तो उन्होंने प्रोटेस्टिंग को साइंस बना दिया, जैसे फ्लैश मॉब और पॉलिटिकल साइंस का कोई बेबी हो और उसको ट्यूशन, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और विकिपीडिया से मिले हों। कुछ ऐसा ही सिस्टम रहा नेपाल में। अब से जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट होंगे उनका हमको ट्रेलर देखने को मिला है, जिसमें मूवी तो है रियल लाइफ, बर्निंग बिल्डिंग्स है, स्पेशल VFX और प्लॉट ट्विस्ट है, किड्स आर विनिंग। नेपाल ने साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट आने वाले जितनी पॉलिटिकल क्राइसिस का सामने रख दिया है आपके। देखिए, सीधा सीधा पैटर्न है, ऑथोरिटेरियन लीडर्स प्लस डिजिटल नेटिव जनरेशन प्लस जियोपॉलिटिकल प्रेशर प्लस सोशल मीडिया मैनिपुलेशन विल रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन। ये सेम पैटर्न 47 कंट्रीज में इमर्ज हो रहा है। इससे पहले आप सोचो कि भाई सब डूम एंड ग्लूम है, आपको जानना होगा सबसे साइकोलॉजिकली ब्रिलियंट पार्ट स्टोरी का, क्योंकि इस क्योस में छुपी हुई एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी
जो कि एक्चुअली डेमोक्रेसी को सेव कर सकती है। जो नेपाल क्राइसिस ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस वर्क्स। इसको साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस। तो भाई हमें से क्या पता लगता है, अगर आप डिजिटल नेटिव जितने भी यार की जेनजी है उसको कोई प्रॉब्लम देते हो तो केवल ऑनलाइन कंप्लेन नहीं करती, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढती है और पॉलिटिक्स के रूल तक भी रीराइट कर देती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम डेमोक्रेसी का सॉफ्टवेयर अपडेट होती हुए देख रहे हैं, बस यहाँ प्रोग्रामर टीनेजर है और बीटा टेस्ट एक पूरी कंट्री पर हो रहा है। तो इस नेपाल क्राइसिस हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर, किस जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर किसी रियल लाइफ चीज पर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव चाहिए। हमारी फैमिली बहुत छोटी है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप जो भी टॉपिक बोलोगे वही नेक्स्ट लेके आ जाएगा। थैंक यू सो मच।